वंदे मातरम साथियों, मैं हूं रजनीश पाठक और आप हैं आप कहीं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही लाभदायक होने वाला है। जो विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और जो 2024 के एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा समझिए कि रामबाण साबित होने वाला है आपके लिए। इसलिए रामबाण साबित होगा क्योंकि यहाँ से इस वीडियो से एकमात्र केवल इस और इस वीडियो से आप अपने परीक्षा से 2 नंबर गेन करेंगे। क्या करेंगे? 2 नंबर गेन करेंगे। अब क्या है ये चीज़ आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आपके मैथ विषय का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उस चैप्टर से हमने 40 सवालों का गुच्छा आपके सामने लेकर आया हूं मैं। 40 सवाल, इन 40 सवालों जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। और इन सवालों का जवाब आप ऑप्शन के थ्रू करेंगे। और जब इन सवालों का जवाब कर लेंगे तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो आपसे जिस तरीके से पूछ ले, हर प्रकार के सवाल हम इस वीडियो में देने वाले हैं आपके सामने। तो आइए हम चलते हैं और आपके इस चैप्टर के सभी सवालों को जो कि आप देखने वाले हैं इस सेशन के दौरान और मजा करने वाले हैं। विद्यार्थियों, ठंडा का समय है, रजाई में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। और कहते हैं कि अब जो लड़ा नहीं वह कैसे जीत सकता है। आपको जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा, यानी इस ठंड से लड़ना पड़ेगा। रजाई में ही बैठ के पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। तो आइए हम चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? 3 × √3 का होल स्क्वायर, यानी दिया गया है क्या, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 3 × ये √3 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये है 3 और √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 होता है। अब 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 9। क्या आएगा? हमारे पास 9 आएगा। और ये जो 9 हमारे पास जो मिल रहा है, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये जो 9 हमें मिल रहा है, क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं है? तो हम दोस्तों जानते हैं ना कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में हो तथा जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं हो। कुछ इस तरीके का कंडीशन होता है किसी संख्या के परिमेय होने के लिए। और देखिए, ये जो हमें रिजल्ट मिला है यह इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है 3 × √3 का जो होल स्क्वायर है वह क्या है? परिमेय संख्या है। इस 9 के नीचे 1 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जरा देखिएगा अपने स्क्रीन पर, √5 × √125 एक संख्या है। वो कैसी संख्या है? ऑप्शन आपके सामने है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या फिर ए और सी, दोनों ऑप्शन। अब ए और सी में कौन से 2 ऑप्शन हैं? तो ए में है परिमेय और सी में है पूर्णांक। जरा देखिएगा, तो यहां पर जरा देखिएगा, √5 × √125, इस √125 को जब आप तोड़िएगा तो ये 5 √5 में टूटेगा। अब कैसे तोड़ना है ये चीज़ आप पहले से जानते हैं, यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन चीज़ों को समझाते हुए हम चलेंगे। तो √5 और यहाँ जब √5 से √5 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 आएगा और 5 यहाँ पर है, ऑलरेडी ये 25 हमें मिलेगा। जब ये 25 हमें मिलेगा यहाँ पर, इसका मतलब है ये 25 क्या है? पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। ध्यान दीजिएगा, ये 25 एक पूर्णांक है, यानी पूरा एक अंक है, दशमलव में बटा में कुछ ऐसा नहीं है। ये पूरा अंक है और परिमेय संख्या भी है, यानी 25/1 हम लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल आपका कहता है कि 2 + √2 एक संख्या है। क्या है? 2 + √2 एक संख्या है। अब 2 + √2 एक संख्या, कौन सी संख्या? तो ऑप्शन देखिए, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जरा सोचिएगा, 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है और √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b का गुणनफल निम्न में से किसके बराबर होगा? अब ये फॉर्मूला है जो कि आप अपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। विद्यार्थियों, इन सभी चैप्टर्स को, जो चीज़ अभी हम बता रहे हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए यदि आप डिटेल में इन्हें पढ़ना चाहते हैं और एक एक प्रश्न पर पूरी नज़र बना के उन सभी बारीकियों को समझते हुए बनाना चाहते हैं, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। इन सभी चैप्टर्स का वीडियो हमारे
प्लेलिस्ट में है, जिसका लिंक आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। आप उसे टच करके डिटेल देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्रैश कोर्स की तरह आप पूरे चैप्टर को इस एक वीडियो में देख सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने क्या दिया गया है, HCF AB, यानी जो दो हमारे पास पूर्णांक दिए गए हैं A और B, उनका HCF गुना LCF उन्हीं दोनों संख्याओं का। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, HCF उन्हीं दोनों संख्याओं, दोनों पूर्णांकों का, और दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, C, LCM दोनों संख्याओं का, फिर A और B से उन्हीं में मल्टीप्लाई, और D नंबर में क्या है, A प्लस B अपॉन A इंटू B, यानी A क्रॉस B। अब देखिएगा, अब कह रहा है कि A और B के गुणनफल निम्न में से किसके बराबर है भाई। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब जिस दो संख्याओं का, मानते ये A और ये संख्या B है, ये दोनों संख्याएं हैं, और इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा इन्हीं दोनों संख्याओं को LCM और इन्हीं दोनों संख्याओं के HCF के गुणनफल के बराबर होगा। यानी इन दोनों संख्या का जो HCF होगा वो, और इन्हीं दोनों संख्या का जो LCM होगा वो, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट है, जो कि आपको ऊपर ही दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है √2 एक संख्या है। ऑप्शन क्या है, परिमेय, पूर्णांक, अपरिमेय या नन ऑफ दीज। बड़ा ही आसान सवाल है और डायरेक्ट परीक्षा में पूछने वाला सवाल है, कई बार पूछा भी गया है पीछे के परीक्षाओं में। यह √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपके चैप्टर में प्रूफ करने के लिए भी दिया गया है √2 कि परिमेय है या अपरिमेय। अपरिमेय है तो कैसे है, ये प्रूफ करने के लिए दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर, ये उन बच्चों के लिए है जो चैप्टर के अंदर तक तह से, मतलब एक एक पेज को अच्छे से पढ़ते हैं, वे इसका सवाल का आंसर आसानी से दे सकते हैं। सवाल क्या है, तो गणितज्ञों का राजकुमार निम्न में से किस गणितज्ञ को कहा जाता है। गणितज्ञों यानी मैथमेटिशियन का जो प्रिंस हैं, उन्हें किस गणितज्ञ को कहा जाता है, इसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन क्या है, A में कार्ल फ्रेडरिक गॉस, B में न्यूटन, C में आर्किमिडीज, D में अल ख्वारिज्मी। D में क्या हो जाएगा, अल ख्वारिज्मी। तो यहां ऑप्शन नंबर A होगा। ऑप्शन नंबर A होगा क्या, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, हम यहाँ नीचे देख रहे हैं, हमारे सामने भी नीचे दिखा हुआ सारी चीजें ये, तो हम यहाँ से देख के, आप चूंकि यहाँ पर तो लिखा नहीं है, ये डिजिटल बोर्ड है नहीं कि यहाँ लिखा हुआ है, तो हमारे सामने हम वीडियो को बाद में एडिट करते हुए सभी प्रश्नों को यहाँ डालेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्न में से 156 का अभाज्य गुणनखंड कौन है। कौन सा है निम्न में से 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिना सोचे समझे 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। 156 का 2 से 78, 2 से 39 और 3 से 13। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। दो दूनी ये दो है, तो इसका पावर हम 2 लिख सकते हैं, गुने 3 गुने 13। अब जरा देखिए ये वाला ऑप्शन आपके कहाँ पर है, 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13 कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर A में दिख रहा होगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन है 5√2, 5√25, 1.10, 100, 100, 1 करके ऐसे ऐसे दिया गया है। उसके बाद है आपके नंबर D में 5√25 अपॉन √5। तो इनमें से कौन सा संख्या है जो एक परिमेय संख्या है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहला जो ऑप्शन है 5√2, क्या है 5√2। अब यहाँ पर जो √2 जो दिया गया होगा ना, ये √2 अपरिमेय है, और अपरिमेय और परिमेय का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है, इसलिए ऑप्शन A तो होगा ही नहीं। फिर ऑप्शन B में 5√25 है। अब 5 है और √25 है, 25 का जब रूट निकलेगा तो 5 होगा, और 5 के साथ ये मल्टीप्लाई में 50, 25, यानी एक पूर्ण संख्या हमें मिला जो कि एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, B। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है।
अब नीचे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बी नंबर में जो है 10/7 लिखा गया है, जो कि 10/√7 होना चाहिए था। तो वहाँ पे आप सुधार लेंगे यदि आप लिख रहे होंगे तो इसके चारों के चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन क्या है कि 5 × 25। क्या है पहला ऑप्शन? 5 × 25 है। दूसरा ऑप्शन 10/√7 है। तीसरा ऑप्शन 2√2/√9 × √2 और चौथा है 2.5। अब देखिएगा पहला ऑप्शन है √5 × 25 रूट अंडर, उसके बाद है √5। अब ये √5 कैंसिल हो जाएगा और 25 जो रूट के निकल के 5 आ जाएगा, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका ये भी आंसर नहीं, ए होगा। बी में चलते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दिया गया है 10/√7। क्या दिया गया है? 10/√7। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर ये जो √7 है ये तो खुद ही अपरिमेय है, और हम जानते हैं कि अपरिमेय तथा परिमेय का जो हमारे पास हमें दिया गया रहता है भाग, वो क्या होता है? एक अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का भाग हमेशा क्या होता है? अपरिमेय ही आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय है, जो कि हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से किसका दशमलव निरूपण शांत है? निम्न में से किसका दशमलव निरूपण शांत है? जरा आप इसका इन सभी ऑप्शनों को ध्यान में रखिएगा और देखिएगा, तब तक मैं बोर्ड को साफ करता हूं। उम्मीद है कि आपने देखा और समझा होगा। यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको सीखना है। क्या सीखना है? यदि किसी भी संख्या के कोई भी संख्या आपके सामने दे दी जाए, कोई भी पूर्णांक आपके सामने दे दी जाए, उससे कोई मैटर नहीं करता है। हम यहाँ पर अगर 19 ही लिख दें, 19 एक अभाज्य संख्या है, हमने 19 लिख दिया, लेकिन इस 19 के नीचे यानी जो हमारा हर होगा, उस हर में ऐसा क्या हो कि यह संख्या एक शांत संख्या हो। कैसी संख्या हो? शांत हो। यही क्वेश्चन है आपका, जिसका दशमलव निरूपण शांत हो, यानी जब दशमलव में उसे लाएं तो शांत हो। तो कंडीशन आपके किताब में पढ़ाया गया, समझाया गया है, और हमने चैप्टर पढ़ाते वक्त बताया भी था कि जब नीचे में 2 का पावर n और 5 के पावर m हो, यानी 2 जो भी नीचे का जो पोर्शन हो आपका, वह 2 और 5 के मल्टीप्लाई में हो। किसके मल्टीप्लिकेशन में हो? 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन में। जब केवल इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो इसका मतलब है उस फ्रैक्शन का जो दशमलव निरूपण होगा वह शांत होगा ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 15/1600 दिया गया है। क्या दिया गया है? 15/1600। इस 1600 को हम लिख सकते हैं 16 × 100 लिख सकते हैं। नीचे वाला 2 का पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 पावर 4, और यहाँ पर 2 दूनी यहाँ पर आता है, तो 2 के पावर ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5 के पावर 2, यानी 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन में ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए का दशमलव निरूपण क्या होगा? शांत होगा। और ऑप्शन नंबर बी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वह 7 का क्यूब है, उसके नीचे आधार में, और ऊपर 29 है। ऊपर क्या है? 29 है। फिर ऑप्शन नंबर सी में है 64/455, 64/455। अब इसमें केवल 5 है, 2 का मल्टीप्लिकेशन है नहीं, तो ये भी नहीं होगा नियमानुसार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का ऑप्शन नंबर डी आप देखिएगा, तो नीचे में 2 का पावर 7 है, 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 है, और 2 और 7 का पावर 5 है। तो जब ये स्थिति रहेगी तो हमारे पास 7 का पावर 5 इसमें एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि किसी p/q के रूप में परिमेय संख्या के लिए q बराबर व्हाट होना चाहिए, यानी व्हाट के जगह पर क्या होगा, क्या कंडीशन होगा जब p/q में q की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसके लिए कोई संख्या परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। जरा सोचिएगा, समझिएगा। अब परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि यदि कोई संख्या p/q के फॉर्म में हो और यहाँ पर q जो है वह 0 के बराबर नहीं हो। किसके बराबर नहीं हो? तो यही तो बात पूछी जा रही है आपसे कि q किसके बराबर नहीं होगा, तो 0 के बराबर नहीं होगा। 0 किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में, दैट इज योर आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्न में से
किसका दशमलव निरूपण अशांत होगा? निम्न में से किसका, नीचे जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसका दशमलव अशांत होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में ए में है 35/50, ऑप्शन बी में है 77/210 और ऑप्शन सी में है 6/15, ऑप्शन डी में है 15/1600। तो किसका दशमलव निरूपण अशांत होगा जरा सोचना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिख रहा है उसके नीचे 50 है। क्या है उसके नीचे? 50 है। अब इस 50 को वही 2 का पावर m और 5 का पावर n इसी पर सोचना है कि नीचे वाले को 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ के देखते हैं। तो 50 को तोड़ेंगे तो 2 × 25 हो जाएगा, यानी 2 × 5 का पावर 2 हो जाएगा। तो ये तो इसको फॉलो करता है। इसका मतलब जो इसका पहला ऑप्शन है उसका दशमलव निरूपण शांत होगा। फिर है दूसरा नंबर 77/210। अब हमने क्या करना है कि इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, आप कैंसिल करके छोटा कर सकते हैं। 7 से 11 और 7 से 30, ये हो गया 11/30। अब नीचे वाला पोर्शन को तोड़ते हैं। नीचे वाला पोर्शन टूटेगा 2 × 3 × 5 में। 2 और 5 तो है लेकिन बीच में एक 3 भी है, इसलिए इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा? अशांत होगा। क्या हो जाएगा? अशांत होगा। ठीक है। उसके बाद सी में 15 है। सी में क्या है? 6/15। तो यहाँ सोचेगा यहाँ भी तो 3 है, 3 × 5 होता है, तो ये 2 से 3 मतलब है और ये 3 से 2 मतलब है और ये 3 से 5, तो 2/5 नीचे केवल 5 बचा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये दशमलव निरूपण शांत हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है। फिर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होने के लिए हर में क्या होना चाहिए? किसी, अभी हमने जो नियम हम पढ़ते आ रहे हैं इसी नियम से आपसे सवाल पूछ लिया गया। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो और उस संख्या में कोई भी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव निरूपण शांत होने के लिए हर में क्या होना चाहिए, ऐसा क्या कंडीशन है? तो हर में 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन। भले ही 2 का पावर कुछ भी हो और 5 का पावर कुछ भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। यानी 2 का पावर m हो और 5 का पावर n हो, या फिर 2 का पावर n और 5 का पावर m हो, कुछ भी हो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, यह सीधा सीधा आप आंसर लगा सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी में 2 का पावर n है और 7 का पावर m है, तो 5 को गायब कर दिया, 7 को लाया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी में 6 का पावर n दिया गया है, उसमें 3 इंक्लूड है, इसलिए वो भी रॉन्ग है 2 के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में 11 का पावर m और 17 का पावर n दिया गया है, वो तो सरासर उधर देखने का लायक ही नहीं है, दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है। चलिए अब आपके सामने हम लेके आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। अब आपके सामने हम लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है यदि HCF 306, 657 बराबर 9 है। ये आपके चैप्टर का ही क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर का क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी सवाल है। आपने यदि चैप्टर किया होगा तो उस समय आप देखा होगा, बड़ा ही आसान सवाल है कि HCF दिया गया है बराबर 9 दिया गया, तो LCM क्या होगा? हम एक फार्मूला जानते हैं कि दो संख्याओं का जो HCF होता है और जो उनका LCM होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन उन दोनों संख्याओं के गुना के बराबर होता है। यदि A और B ऐसी संख्या है जिनका HCF और LCM हम निकाला है, तो इन दोनों संख्याओं का HCF और इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM का जो गुना करने पर जो रिजल्ट हमें मिलेगा, वही रिजल्ट इन दोनों को गुना करने पर भी हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको दिया गया है HCF दिया गया है। HCF कितना दिया गया है विद्यार्थियों? इन संख्याओं का 9 दिया गया है। तो HCF यदि 9 दिया गया है और आपसे कह रहा है इसका LCM बताइए, क्या बताइए? LCM। तो ये 9 उठ के A और B के नीचे उठ के चला जाएगा और A और B के जगह पर दिया गया है, एक जगह 306 है और दूसरी जगह क्या है? 657 है अपॉन 9। अब बताइए ऑप्शन किस में दिख रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखिएगा स्क्रीन पर, सभी सह अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? जितनी भी सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी जो अभाज्य संख्याएं क्रमबद्ध आती हैं, एक के बाद एक आती हैं, उनका HCF क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप जरा देखिएगा, हम 2 3 लिखते हैं, जैसे 3 5 लिख दिया हमने, 5 7 लिख दिया हमने, इनका HCF निकाल के देख लीजिए, हर हालत में इनका HCF 1 आएगा, HCF 1 आएगा। इसलिए किसी भी सह अभाज्य संख्याओं का
जो HCF होता है वह 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दी गई स्थिति कितने संख्याओं के लिए लागू होता है। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है HCF गुने LCM बराबर A गुने B, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले से, ये फॉर्मूला कितने संख्याओं के लिए लागू होता है, यानी संख्याओं का गुणनफल कितने संख्याओं के लिए लागू होता है। तो विद्यार्थियों यह केवल और केवल 2 ही संख्याओं के लिए लागू होता है, 3 संख्याओं के लिए यह नियम लागू नहीं होता। उसके लिए नियम बदल जाते हैं, उसके लिए नियम चेंज हो जाते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि 26 तथा 91 के HCF तथा LCM का गुना क्या होगा। अभी हमने पढ़ा कि यदि ए के जगह पर 91 हो, ए के जगह पर 26 ले लेते हैं और बी के जगह पर 91 हो, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 तथा 91 के HCF और LCM का गुणनफल क्या है, सवाल है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF और इन दोनों संख्याओं का LCM इन्हीं दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। यही बात है ना, इन्हीं दोनों संख्या का। तो हमने क्या करना है, पहले इन दोनों संख्या गुना करेंगे। 26 91, 1 से 26, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 दूना 18, 5 23। आइए 6 6 3 2 किस ऑप्शन में देख रहा है जरा ध्यान से देखिएगा आप। ऑप्शन नंबर डी 2366, यानी जो 2 संख्याएं हैं इन 2 संख्याओं के HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, ये आएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों संख्या का गुना करने पर इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुना के बराबर आएगा। तो क्यों नहीं इन्हीं दोनों को गुना कर देंगे, इन दोनों का गुणनफल हमें मिल जाएगा, HCF LCM निकालने की झंझट ही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सोचने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 18 आप इसी चैप्टर को करते हैं। देखिएगा जरा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जो एल्गोरिथम आप पढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर का जो आधार है, उस चैप्टर में ये चीज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं HCF निकालने के लिए। क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है। 2 क्रमिक सम संख्याएं यानी लगातार जो सम संख्याएं हैं, जैसे अगर हम यहाँ लिखते 2 तो इसके बाद तुरंत क्रमिक सम संख्या क्या हो जाएगा, 4, और इनका HCF आप निकालिएगा तो 2 आएगा। कोई भी संख्या उठा लीजिए, 24 और 26, 2 क्रमिक संख्याएं हैं, 24 और 26 के ये HCF आप निकालिएगा तो क्या आएगा, 2। यानी हर स्थिति में 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसे नोट करते चलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी क्वेश्चंस इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा, मतलब चैप्टर को अध्ययन करने के बाद उन्हें निकाला गया है, और इनमें से ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप बेबाक होकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे सवाल को करिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक छोटा सा क्रैश कोर्स की तरह आपके सामने आ रहा है, जहां आप सभी प्रकार के सवालों को केवल एक और एक वीडियो में देख रहे हैं, कम समय में ज्यादा काम। अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि संख्या 625 में 5 के कितने घात हैं। संख्या 625 में 5 के कितने घात हैं। जरा 625 का आप गुणनखंड करिए अपने कॉपी पर फास्ट, और बताइए कि संख्या 625 में 5 के कितने घात हैं। तो 625 का यदि हम करते हैं गुणनखंड तो ये 5 से होगा, और 5 से करेंगे तो ये 125, फिर 5 से हम करेंगे 25, और फिर 5 से करेंगे हम 5। इसका मतलब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, कितने 5, 4, यानी 5 के पावर 4। 5 के कितने घात हुए, 4 घात हुए। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी। आंसर इज बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप टिक लगाएंगे और उसी को लिखेंगे। अब आता है आपके स्क्रीन के सामने 21 नंबर सवाल। 21वां सवाल कहता है कि महत्तम समापवर्तक AB गुने लघुत्तम समापवर्तक AB किसके बराबर होगा। यानी यदि हमारे पास 2 संख्याएं दे दी जाए A और B, और कहा जाए इसका मौसा निकालिए और इसी का लौसा निकालिए। क्या निकालिए,
लसा लघुत्तम समापवर्ती निकालिए, और इन दोनों का गुणनफल किसके गुणनफल के बराबर होगा। तो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के मौसा और लसा का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी ए और बी को ही गुना करने पर हमें रिजल्ट आएगा, और इनको गुना करने पर ए बी हम लिख सकते हैं। किस ऑप्शन में, जरा देखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 में, यानी डी में ऑप्शन में है। ये सवाल आप कर सकते हैं। अब आता है 22वां नंबर सवाल। 22वां नंबर सवाल क्या है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं हो सकते हैं, ये जरा सोचने वाली बात है। सोचिएगा कि जैसे 4 और 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो क्या आप गिन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है कि 1, 2 में दे रहा है गिनने योग्य इतने की आप गिन लें। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 2, केवल 2 ही होंगे, और ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है अनंत, यानी अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच। विद्यार्थियों, जो चौथा नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं पाई जाती हैं, वो संख्याएं जो कि अनगिनत है, गिनी नहीं जा सकती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि क्या दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय हो सकता है, कि क्या दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय हो सकता है। जरा देखिएगा, √3 भी एक अपरिमेय संख्या है और √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या हैं। जब दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √15 आएगा, जो एक अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, यानी अपरिमेय संख्याओं का हमने गुणनफल देख लिया। अब कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जो सवाल आपका दिया गया है कि गुणनफल जो अपरिमेय संख्या वो परिमेय हो सकता है, तो दूसरे देखते हैं। एक देखते हैं हम √3 में ही √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों निकल के क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। यानी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय भी हो सकता है और दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है। ये इसकी पॉसिबिलिटी 100% है कि दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, दोनों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा ही मजेदार सवाल है, बहुत ही आसान भी है। यदि आप इस प्रकार का सवाल किए हैं तो आपने यदि हमारी क्लासेस की हैं तो आप इन सभी सवालों को बड़ा ही आसानी से कर सकते हैं। जरा देखिएगा, कह रहा है सवाल नंबर कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे लेते हैं, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः कब मिलेंगे। समझिएगा जरा, अगर यह एक वृत्ताकार पथ है और कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू करता है, तो यह पूरा चक्कर जितना देर में लगाएगा, अगर एक आदमी 3 घंटा लगाएगा तो अगला चक्कर भी 3 ही घंटा में लगाएगा, यानी 3 के ही मल्टीपल में वो इस जगह पर पहुँचेगा। ठीक है, फिर यदि कोई व्यक्ति कितने घंटे कर रहा है, 4 घंटे, 4 घंटे में चक्कर लगाता है, तो फिर अगला चक्कर वो 4 घंटे में ही पूरा करेगा, यानी 4 घंटे के ही अंतराल पर वह यहाँ आएगा, यानी 4 के पहाड़े में ही जो संख्या पड़ती होगी उतने में ही, उतने घंटे में ही क्या करेगा, यह अपना चक्कर को पूरा करेगा। उसके बाद कह रहा है 8, यानी 8 के, यानी ऐसी संख्या चाहिए जो छोटी से छोटी हो और इन तीनों के पहाड़े में मिलती हो, उसी समय ये आकर इन सभी में क्या करेगा, मिलेगा, यानी ये सभी के सभी उसी समय आकर यहाँ पर मिलेंगे, ऐसे संख्या हमें चाहिए। तो हमने 3, 4 और 8 का क्या करना है, इन सब का एलसीएम निकाल देना है। क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो 3, 4 और 8 का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से यहाँ 3 का 3, 3 दूना 3 चौका, फिर 2 से 3, 3 एकम 3 दूना, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 दूना 24, यानी 24 घंटे बाद वो लोग पुनः इसी स्थान पर आकर मिल जाएंगे जिस स्थान से उन्होंने प्रस्थान किया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके के सवाल का एलसीएम ही निकाला जाता है, और क्यों निकाला जाता है आपने अभी थ्योरेटिकली बातों को समझ भी गया, यहाँ पर देख भी लिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। अब संख्या रेखा पर सभी बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए है एक वास्तविक संख्या, ऑप्शन नंबर बी है एक प्रकृत संख्या, ऑप्शन नंबर डी है एक अशांत संख्या, ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, एक अपरिमेय संख्या। यानी चारों के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, जरा पहले आप सोचिए।
फिर मैं इसको बताता हूँ। विद्यार्थियों, किसी भी संख्या रेखा पर जरा आप सोचते रहिएगा, आंसर आप लिखिएगा, और हो सके तो जितने से जितने अधिक सवालों का है क्वेश्चन नंबर दे के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे आपकी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगी, और आपके कमेंट को जब कोई लाइक करके जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ लिखा है। जरा देखिएगा 0, अब इसके बाद यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, और इधर सभी के सभी धनात्मक होंगे और इधर सभी के सभी ऋणात्मक होंगी। यहाँ पर -1, -2, -3 होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा संख्या रेखा पर। तो वास्तविक संख्या, तो जितनी भी दुनिया में जितनी भी संख्याएं पाई जाती हैं सारी की सारी संख्याएं ही वास्तविक संख्या होती हैं। सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। तो ये तो सीधी सवाल हो गया कि संख्या रेखा पर क्या है, तो वास्तविक संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट दिख रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है? सवाल है, एक संख्या दी गई है आपको और संख्या में डॉट डॉट अनंत तक के जा रही है कि एक संख्या है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी शांत संख्या, ऑप्शन नंबर डी पूर्णांक संख्या। यानी यह संख्या क्या है? दिया गया है 1 2 1 1 2 1 1 2 4 ठो 1 2, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? 5 ठो 1। ऐसे करते करते ये बढ़ते जा रहा है ये संख्या, और जब ये बढ़ते जाएगा आगे की तरफ संख्या, तो इसका मतलब है कि यह संख्या रुकने वाला है नहीं, यह है अशांत संख्या। क्या है? अशांत संख्या है। तो आप ऑप्शन किसके साथ जाइएगा? और अशांत है तो अपरिमेय भी है। क्या है? अपरिमेय भी है, इसका मान रुकने ही वाला नहीं है, तो परिमेय कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के पास। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 27 पर चलने से पहले आप एक बार जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। यानी ये सारे के सारे क्वेश्चन से ये पीछे परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, मतलब इनमें से अधिकतर क्वेश्चन हमने 40 प्रश्न लिए हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, वहां से आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा और इन्हीं सारे अधिकतर सवालों आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि ठीक लग रहा हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हो और एक क्रैश कोर्स की तरह, चूँकि ऑब्जेक्टिव सवालों को आपके सामने रखना है, 40 सवालों को रखना है, तो हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं और स्लो में अच्छे तरीके से एक एक सवाल को पढ़ना है। तो हमने यहाँ पर लिंक दिया था, उस लिंक को टच करके या फिर इस वीडियो के आखिरी में आपको स्क्रीन पर जो आपको स्क्रीन का जो एंड वीडियो आता है वो देखकर उसे टच करके आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो अगला है आपका 27। उस पर कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याएं कितनी भी ले लीजिए, उनका मौसा हमेशा क्या आएगा? 1 ही आता है। हमेशा क्या आता है? 1 ही आता है, कोई डाउट नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? सी। अब है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन बड़ा ही जबरदस्त है। क्या है? ए में 2 है, बी में 6 है, सी में 9 है और डी में 8 है। अब इनमें से कौन सी संख्या है जो अभाज्य है? जरा सोचिए। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे। किससे कटे? एक से कटे और स्वयं से कटे, कैंसिल हो, उसी को कहा जाता है क्या? अभाज्य संख्या। अब 2 एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 2 एक से और स्वयं से कटेगा। 6 जो होगा वह 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से कटेगा, तो ये होगा नहीं। 9 जो 1 3 और 9 से कैंसिल होगा, और एक ऑप्शन आपको दिया गया है 8 जो कि 2 से कैंसिल होगा, 4 से और 8 से खुद हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या दिख रहा है? पहला। और यहाँ से एक और सवाल आपको जनरेट होता है, आपसे पूछ दिया जाएगा वह कौन सी सबसे छोटी सम संख्या है जो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अब इस 2 से ऊपर कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो, लेकिन आपको घुमाने के लिए ये सवाल इसी तरीके से कहा जाएगा कि वह कौन सी ऐसी छोटी संख्या है, छोटी सम संख्या है जो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ऐसी पूछ दी जाएगी आपसे, तो आप सोचिएगा भाई सम संख्या तो बहुत है, वो अब कौन सी छोटी संख्या है? तो केवल और केवल 2 है। जो अब सवाल ये सामने ऐसे भी आ सकता है आपके सामने कि एक और एक मात्र सम संख्या जो एक अभाज्य संख्या होती है वह कौन सी है? ऑप्शन में दे दिया जाएगा, उसमें 2 रहेगा, आप 2 लगा के आइएगा और बिल्कुल 100% सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पर। क्वेश्चन 29 में कह रहा है कि 2 संख्याओं का HCF 25 है
तथा एलसीएम 50 है। दो संख्याएं दी गई हैं और दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपके सामने दिया गया है और कहा जा रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उन संख्याओं को गुना करने पर क्या आएगा। हम शुरू से एक चीज़ इस क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना 80% से एबव है। इस तरीके के सवाल पूछे जाने की संभावना, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो हमारे पास दो संख्या दिया गया है, एक 25 और एक 50, और कहा जा रहा है इन दोनों संख्याओं का मतलब दो संख्याएं हैं हमारे पास में, और उन संख्या का एक एचसीएफ है और एक एलसीएम है। हमें संख्या नहीं मालूम है, तो संख्या को हम x और y तो मान ही सकते हैं, एक संख्या x है, एक संख्या y है, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 25 है और इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है, 50 है, जो कि हमारे सामने यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। अब हमने पढ़ा है कि किसी दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो जब एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है तो क्यों नहीं हम इन्हीं को गुना कर दें, ताकि इनका गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी 25 पचे 125, 250। कौन से ऑप्शन में है जरा देख लीजिए, आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। अब जरा देखिएगा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है यदि किसी दो संख्याओं का एचसीएफ 4 हो तथा एलसीएम 48 हो तथा एक संख्या 12 हो तो अन्य संख्या क्या होगा। क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। क्या है क्वेश्चन, स्क्रीन पे आप देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी दो संख्याओं का एचसीएफ 4 हो तथा एलसीएम 48 हो तथा एक संख्या 12 हो तो अन्य संख्याएं बताइए क्या होगा। अगर आपके सामने, हमने सवाल दो बार इसलिए पढ़ा कि इस बीच आप कर लें। अब देखिएगा, अब आपके सामने हम क्या रख रहे हैं, एचसीएफ। कोई दो संख्या है, एक संख्या 12 दिया गया है, तो अन्य संख्या हम x मान लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अन्य संख्या हम क्या मान लेते हैं, अन्य संख्या ये हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। एक संख्या हमारे पास ये है और इस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ दिया गया है 4 और एलसीएम दिया गया है 48। क्या दिया गया है, एलसीएम 48 दिया गया है। हमने पढ़ा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और बराबर कर देंगे। ये वाला चीज़ जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, तो यहाँ x रह जाएगा और 12 इधर गुना में है तो इधर उठ के भाग में आ जाएगा और आप नीचे इस 12 को लिख सकते हैं। 12 से 12 चौके 48, 4 में दोनों को गुना कर देंगे, 4 चौका 16, यानी हमारे पास निकल के क्या ऑप्शन आएगा, 16, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, यदि a तथा b अभाज्य संख्या है तो a तथा b का लसा क्या होगा, यानी लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, एलसीएम क्या होगा पूछा जा रहा है। a और b यदि अभाज्य संख्या है तो आप सब हमें लगता है कि बचपन से एलसीएम निकाल रहे हैं। ये सवाल आपके लिए तो एकदम चुटकियों में बन जाने वाला सवाल है कि यदि 3 हो और 5 हो, ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है, इनका एलसीएम क्या होगा, तो इन्हीं को गुना करने पर मिलेगा। यानी a अगर अभाज्य संख्या है, b अभाज्य संख्या है, तो इन्हीं को, यानी ए बी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा, जो कि ऑप्शन में नंबर बी में है। अब है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। ये सवाल रिपीट हो गया है थोड़ा, इससे पहले भी ये सवाल था, जिसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, जिसका आंसर 1 होता है, जो कि ऑलवेज इसका आंसर 1 ही होता है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। सवाल ये समझने वाला है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। सवाल क्या है, पढ़िएगा, स्क्रीन पे देखिए। यदि m एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा m यदि धनात्मक यानी ऋणात्मक नहीं है, विषम है, क्या है, विषम है, तो सम क्या होगा। कह रहा है कि सम संख्या क्या होगा ये बताइए। तो निम्न में से सम, या नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सम कौन सा होगा ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 4m + 2। दूसरा ऑप्शन है, ये बना रहा हूं मैं, जरा देखिएगा, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर देख सकते हैं स्क्रीन पे भी। 3m + 0, फिर दिया गया है m + 2, फिर दिया गया है 4m - 1। आप m की वैल्यू कुछ भी रखिए, कोई भी विषम संख्या ले लीजिए। मैं 3 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, 3। आपको जो मर्जी वो ले लीजिए।
और इस जगह पे रखिएगा। जब 3 यहाँ रखिएगा तो 4 3 12 और 2 क्या आएगा 14 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ रखिएगा तो 3 रखिएगा तो 3 तिहाई 9 प्लस 0 बराबर 9। यहाँ रखिएगा 3 3 और 2 5। यहाँ रखिएगा 3 4 3 12 में से 1 जाएगा 11। इन चारों में आपको कौन है जो सम संख्या दिख रहा है, तो ये आपको 4, यह एक सम संख्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। समझ में आया हो तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 पाई, क्या पाई, जिसका इस्तेमाल हर उस जो भी सरफेस गोला होता है, जो भी सरफेस एक गोल शेप में वृत्तीय आकार का होता है, वहां पर पाई का बिना इस्तेमाल किए आप सवाल को हल कर ही नहीं सकते हैं। तो पाई का इस्तेमाल किया जाता है। यह पाई क्या है, एक अपरिमेय, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, नन ऑफ दिस। तो क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि यदि ए बराबर, कितना बराबर, ए बराबर 23 गुने क्या दिया है 3 गुने 5, 3 गुने 5 हो, और बी बराबर दिया गया है 24 गुने 5 गुने 7, 24 गुने 5 गुने 7 दिया गया है। और कहा जा रहा है आपसे कि इन दोनों संख्याओं का क्या निकालिए, लसा बताइए कि लसा का क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में 40, बी में 560, सी में 19,320 और डी में 20,230 दिया गया है, क्या होगा। हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि वो संख्याएं जो दोनों में कॉमन है उसे निकाल लेते हैं। उसे क्या करते हैं हम, निकाल लेते हैं। तो ये 23 एक अभाज्य संख्या है जो इसमें नहीं है, तो हमने सबसे पहले 23 लिखना है गुना। ये 3, ये 8 3 24 होता है, 8 गुने 3, ठीक है। तो ये 3 और 3 दोनों में है तो एक 3 निकल जाएगा। अब ये 8 इसमें नहीं है तो हमने 8 लिख लेना है। ये 5 दोनों में है तो एक 5 निकाल लेना है, और 7 अकेले तो 7 लिख लेना है। और इसे गुना कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। 23 में 3 से गुना करेंगे 69, 69 में 8 से गुना करेंगे 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 6 48 और 7 55। यहाँ पर हम 5 से गुना कर देंगे, 5 से 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1 50 25 26 के 6, हाथ में तो 50 25 2 27। यहाँ पर हमने 7 से गुना कर देना है, 7 से 0 7 6 42 के 2, हाथ में लागल, हाथ में क्या लगा 3 4, 7 7 49 और 4 53 के 3, हाथ में 5, 7 दूना 14 5 19, यानी 19,320, जिसका भी जो कि आपके किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप देख सकते हैं। अब चल 36 पर, यदि a बराबर 5 गुने 2 टू दी पावर 2, ये क्वेश्चन भी समझने वाला है, बनाने वाला है। आप जरा देखिएगा इसे, क्या दे रहा है, a बराबर दे रहा है 5 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3। b बराबर क्या दे रहा है, तो b बराबर दे रहा है 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 2। अब इसका यदि एलसीएम निकालना है a और b का, तो हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, दोनों में देखेंगे, दोनों में इस 5 में इस यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो आप 5 का पावर 2 लेंगे। क्या लेंगे, 5 का पावर 2 लेंगे, बड़ा घात वाला लिया जाता है। फिर गुना में इन दोनों में देखिए 3 का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 का पावर 4 है, क्या लेंगे 3 का पावर 4 लेंगे। इन दोनों में देखिए यहाँ पर 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, क्या लेंगे अधिक घात वाला 2 का पावर 2। यही इसका क्या हो जाएगा, जिस तरीके का ऑप्शन दिया है उस हिसाब से यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको ये देखने को मिलेगा 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर यहाँ पर ये 5 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 4। ये ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। 144 का अभाज्य गुणनखंड, तो जो कह रहा है वो कर तो लें। 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से
3। अब ये 3 कटेगा नहीं, यह अभाज्य का सबसे छोटा रूप हो गया। अब देखिएगा ये कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 2 टू द पावर 4 आएगा। पूरा पूरा घात क्या हो गया, 4 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में, ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। विद्यार्थियों दुनिया की कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या आप सम ले लीजिए या विषम ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, सभी सम संख्याओं का जो भी निकल के आता है वो 2 का मल्टीपल होता है। क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है। यानी इसको आप सीधा सीधा तौर पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सीधा और सीधा आंसर है। चेक कर सकते हैं आप, किसी भी संख्या p को आप ले लीजिएगा और p को लेकर 2p + 1 p है, p + 1 है, 2p है, आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। अब ये सवाल भी बड़ा धांसू जबरदस्त सवाल है। कौन सी सबसे संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या क्या होती है, पहले ये तो जानकारी हो जाए। संयुक्त संख्या क्या होती है कि जो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड जिस संख्या का निकलता है वह एक संयुक्त संख्या होती है। जैसे 4 जो है यह 2 × 2 में निकलेगा। दोनों 2 क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का 4 हो गया। इससे पहले 3, ये 1 और 3 का होगा। 1 को किसी संख्या में अभाज्य या फिर ऑड संख्या में ही गुण गिना जाता है, अभाज्य संख्या में नहीं। यहाँ देखिएगा, यहाँ है 3। उसके बाद ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर में, और सर देखेंगे जरा, 2 है, 5 है। अब 2 जो है यह भी 1 और 2 का मल्टीपल है, 5 है, यह भी 1 और 5 का मल्टीपल है। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है, जो कि करेक्ट आंसर है। विद्यार्थियों इस सेशन का जो आखिरी सवाल आपके सामने आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, आप स्क्रीन पर जरा देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के बारे में आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। ऑप्शन देखिए, दिया गया है √3/12। क्या दिया गया है, √3/12। ये पूरा का पूरा ही पोर्शन रूट में है, तो 3 से 12 को कटाएंगे तो 4 आएगा, यानी 1/4 रूट में। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। फिर दूसरा दे रहा है 2/10। क्या दे रहा है, √2/10। दूसरे से कटाएंगे 5, 1/5 आएगा। एक हमारे पास ये भी हो गया। उसके बाद तीसरा है √7, 7/7। ये कैंसिल हो जाएगा, √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। चलिए उसके बाद कह रहा है डी नंबर, √2 × √2, यानी √2 और √2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, यानी यह भी एक परिमेय संख्या निकला। तो अपरिमेय संख्या कौन सा है, 2/10, जो कि रूट के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी में है। विद्यार्थियों ये 40 के 40 सवाल आपके सामने रहे, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 40 सवालों के जो पैटर्न है, इन सवालों से बाहर आपके सामने ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए इस चैप्टर से कुछ और तो नहीं मिलेगा। एक एक पेज को, एक एक चीज़ को समझते हुए और बड़ा ही पीछे से सवालों को खोजते हुए इस सेशन को इसको मैंने आपके सामने लाया है। सेशन अच्छा लगा हो और सवालें अच्छी लगी हो, बनाने में मज़ा आया हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे एक बार शेयर जरूर करिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर में आपका कुछ नहीं जाता है, हमारा मोराल दुगुना चौगुना हो जाता है आपके केवल इतना करने से। आप ऐसे ही इसके आगे के चैप्टर्स के भी ऑब्जेक्टिव सवालों को करने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरीके के सेशंस को लेकर। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि मेरे चैनल पर आपको सुबह सुबह करंट अफेयर तो आते ही रहते हैं, साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इसी तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव चीज़ें भी धीरे धीरे समय के साथ मिलती चली जाएंगी। तो उन सब चीज़ों के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के पेज को, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर हमारे द्वारा डाले गए जो भी ज़रूरी कंटेंट है जो आपके लिए आपके इस्तेमाल में आएंगे, आपके ज़रूरी में आएंगे, तो उन सब चीज़ों तक आप पहुंच सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रखिए अपना ध्यान, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, आसपास सफाई रखिए। वंदे मातरम।